नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय क्विक रिवीजन को लेकर, जिसमें हम अपना टॉपिक कर रहे थे कौन सा, मौर्यकाल। और मौर्यकाल को लेकर हम अपनी 2 क्लास कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में देखा मौर्यकाल के स्रोतों के बारे में। दूसरी क्लास में हमने बात की चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार के बारे में। आज की अपनी मौर्यकाल को लेकर तीसरी क्लास है और आज हम बात करेंगे अशोक को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? अशोक को लेकर। तो सबसे पहले आपको क्या है, अशोक का टाइम पीरियड ध्यान रखना होगा। इसका समय कब से कब तक था? 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 273 से 232 तक। अशोक का जन्म कब माना जाता है? 304 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। उसके बाद अशोक में आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सिंगली अनुसूचियों यानी बौद्ध ग्रंथ क्या है, दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने विधिवत राज्याभिषेक से पूर्व यानी शासक बनने से पूर्व क्या है, अपने 99 भाइयों की हत्या कर 4 वर्ष तक चले उत्तराधिकार संघर्ष में विजय प्राप्त की तथा 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया। तो इसका सगा भाई कौन था? तिस्य या बीताशोक या विविताशोक को जीवित छोड़ा। यानी इसने क्या है, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। जो इसका सगा भाई था उसका नाम था क्या था? तिस्य। तो तिस्य को क्या इसने जीवित छोड़ दिया और इन सभी को हत्या करके अपना राज्याभिषेक कब करवाया? तो आपको ध्यान रखना होगा अशोक का राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व में। वही बात करें दिव्यावधान के अनुसार, तो दिव्यावधान में अशोक के केवल 2 भाई सुसीम व तिस्य का उल्लेख मिलता है। दीपवंश व महावंश की ये बातें असत्य सी महसूस होती हैं, क्योंकि अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में भाइयों पर व परिवार का उल्लेख किया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो कहाँ से मिलती है? सिंगली अनुश्रुतियों से, दिव्यावधान से, यानी दिव्यावधान का एक भाग मिलता है अशोकोवधान। इस अशोकोवधान से क्या अशोक की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी से, हेनसांग व फाहियान के द्वारा भी अशोक के बारे में विवरण दिया गया है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा सामंत पाशादिका, इससे भी क्या अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यह सामंत पाशादिका क्या है? विनय पिटक पर लिखा गया टीका, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? जिसकी रचना बुद्धघोष के द्वारा की गई थी। किसकी? सामंत पाशादिका की। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त द्वारा लिखित अशोकावधान माला, जिसमें अशोक के धर्मोपदेशों का संग्रह मिलता है। तो अशोक के धर्मोपदेशों का संग्रह किसमें मिलता है? अशोकावधान माला में। इसके लेखक कौन थे? तो उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त, यानी एक बौद्ध भिक्षुक कौन? उपगुप्त। वहीं पर आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि हेनसांग, हर्ष पुलकेशिन द्वितीय व नरसिंह वर्मन कौन था? पल्लव शासक, तथा असम के शासक भास्कर वर्मन के दरबार में गया। यानी हेनसांग किस किस के दरबार में गया था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है। तो हेनसांग क्या है? हर्ष के दरबार में व पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में व पल्लव शासक कौन? नरसिंह वर्मन, तथा असम के एक शासक हुए थे कौन? भास्कर वर्मन। इनके दरबार में कौन गया था? हेनसांग। वही हेनसांग के अनुसार जब वह भारत आया तब पाटलिपुत्र क्या है? गांव बन चुका था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट कि अशोक के शासनकाल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा अशोक के शासनकाल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से? तो पहला विधिवत राज्याभिषेक से 8वें वर्ष तक। इसमें क्या है? चंडाशोक व कामशोक, यानी दीपवंश व महावंश के अनुसार कौन? चंडाशोक व कामशोक। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा 9वें वर्ष से लेकर 27वें तक तो धर्माशोक। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा 28वें से 37वें वर्ष तक तो क्या है? अज्ञात। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक राजा बनने से पूर्व उज्जैनी का प्रांतपाल था। यानी अशोक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक राजा बनने से कहाँ का राज्यपाल या कहाँ का प्रांतपाल था? तो वह कहाँ का था? उज्जैनी का प्रांतपाल था तथा राधागुप्त की सहायता से वह शासक बना। यानी अशोक को शासक बनाने में किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपको ध्यान रखना होगा कौन? राधागुप्त। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार रानियों द्वारा उसकी क्रूरता का उपवास किए जाने पर उसने रनिवास की समस्त 500 रानियों को मौत के घाट उतार दिया। यानी सिंगली अनुश्रुति में हमें विवरण मिलता है
कि रानियों के द्वारा जब उसकी यानी अशोक की कुरूपता का मजाक बनाया गया तो उसने क्या है समस्त रनिवास में निवास करने वाली 500 रानियों को क्या है मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि फाहियान व वैनसांग के अनुसार अशोक ने पाटलिपुत्र व उज्जैन में एक नरक की स्थापना करवा रखी थी जहां वह लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं देकर मारता था। यानी फाहियान व वैनसांग लिखते हैं कि अशोक ने क्या है पाटलिपुत्र व उज्जैन में क्या है एक नरक की स्थापना करवा रखी थी और इस नरक में क्या है वह लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं देकर मारता था। कौन? अशोक। ऐसा विवरण कहाँ से मिलता है? फाहियान व वैनसांग के विवरण से। वैनसांग कहता है यानी वैनसांग ने कहा कि उस नरक यानी पाटलिपुत्र की दीवारों को साक्षात उसने अपनी आंखों से देखा है। यानी वैनसांग अपने विवरण में लिखता है कि उसने क्या है पाटलिपुत्र की दीवारों को साक्षात उसने अपने आंखों से देखा था। यानी पाटलिपुत्र में जो अशोक के द्वारा नरक की स्थापना करवाई थी तो इस नरक की दीवारों को क्या है वैनसांग के द्वारा अपनी आंखों से आए। अब बात करते हैं सबसे चर्चित युद्ध कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने स्वयं 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया है। यानी अशोक के 13वें शिलालेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग युद्ध की। तथा इस युद्ध के बाद हुई आत्मगिलानी का भी उल्लेख किया है। यानी अशोक ने स्वयं 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया है तथा इस युद्ध के बाद हुई आत्मगिलानी का भी उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। तो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक को पश्चाताप हुआ, जो आत्मगिलानी हुई, इसका विवरण भी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। अब बात करें कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यह कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, यानी विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक के विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और यह कहाँ पर हुआ था? तो यह कलिंग युद्ध हुआ था वर्तमान उड़ीसा में। यहाँ पर एक आपको नोट ध्यान रखना होगा कि इतिहासकार तारानाथ के अनुसार समुद्री लुटेरों से पुनः मणिरत्न प्राप्त करने हेतु ये आक्रमण किया। यानी आपको तारानाथ के अनुसार ध्यान रखना होगा, इतिहासकार हुए थे कौन? तारानाथ। तारानाथ मानते हैं यानी समुद्री लुटेरों से पुनः मणिरत्न प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ऐसा विवरण कौन देता है? इतिहासकार तारानाथ। वही आपको ध्यान रखना होगा कलिंग युद्ध का कारण। आपसे पूछा जाए कलिंग युद्ध का कारण क्या था? तो कलिंग की स्वतंत्रता। क्या था? कलिंग की स्वतंत्रता। उसके बाद देखते हैं आर्थिक कारणों के बारे में। तो यहीं पर नोट करके आपको ध्यान रखना होगा कि आर्थिक कारणों का विवरण प्लिनी ने दिया। यानी किसके द्वारा दिया गया आर्थिक कारणों का विवरण? प्लिनी के द्वारा। आर्थिक कारण में हम एक एक पॉइंट को लेकर बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग सूती वस्त्र उद्योग व हाथी दांत व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐसा किसके अनुसार? प्लिनी के अनुसार। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रह जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि किसके अनुसार। तो प्लिनी के अनुसार क्या है? कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? आपको सीधा सीधा ध्यान रखना होगा कि कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? एक तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए व हाथी दांत के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? कलिंग। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किया होगा, ऐसा कौन मानते हैं? प्लिनी। बात करें दूसरे आर्थिक कारण के बारे में। तो नेक्स्ट दूसरा कारण आपको ध्यान रखना होगा आर्थिक कारणों में कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार कर दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था। कौन? अशोक। बात कर रहे हैं कि कलिंग युद्ध के क्या क्या प्रमुख कारण थे। तो दो प्रमुख कारण देखें कि एक तो कलिंग क्या है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और एक हाथी दांत व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। इसलिए क्या है अशोक कलिंग पर अधिकार करना चाहता था, जिससे कि अशोक अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। दूसरा प्रमुख कारण आपने देखा कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अधिकार कर दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था। यह भी एक प्रमुख कारण था कलिंग युद्ध का। उसके बाद बात करें तीसरे कारण को, तो कलिंग राजा नंदराज के द्वारा बिंदुसार का अपमान किया जाना। यानी कलिंग के राजा हुए थे कौन? नंदराज। इस नंदराज के द्वारा बिंदुसार का क्या है? अपमान किया गया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए भी कलिंग युद्ध अशोक के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया? कलिंग युद्ध। तो यह तीन प्रमुख कारण आपको ध्यान रखने होंगे कलिंग युद्ध के। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा
कि इस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए तथा लाखों की संख्या में बेघर हो गए। यह अशोक द्वारा लड़ा गया प्रथम व अंतिम युद्ध था। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है और आपसे पूछा भी जा सकता है। एक तो आपको कलिंग सेट में विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, और राज्याभिषेक कब हुआ यह आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। और कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक को आत्मग्लानि हुई यानी जो पश्चाताप हुआ, इसका विवरण भी हमें किस शिलालेख से मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि कलिंग युद्ध क्यों लड़ा गया। एक तो सूत्र वस्त्र उद्योग व हाथीदांत व्यापार का केंद्र था कौन सा? कलिंग युद्ध। इस कलिंग पर क्या है, अशोक अपना अधिकार करना चाहता था और उससे क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था कौन? अशोक। वहीं ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर अपना अधिकार करके अशोक क्या है, अन्य दक्षिण पश्चिमी एशियाई देशों के साथ अशोक क्या है, व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था। तो यह, उसके बाद आपको एक कारण और देखना होगा, ध्यान रखना होगा कि नंदराज के द्वारा बिंदुसार का जो अपमान किया गया था उसका बदला लेने की दृष्टि से भी अशोक के द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया, कौन सा आक्रमण किया गया, तो कलिंग युद्ध लड़ा गया और कलिंग पर अधिकार किया गया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक के द्वारा कौन से 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए गए, यह आपको ध्यान रखने होंगे। उत्तरी केंद्र कौन सा बना था? तोसली, जिसकी राजधानी क्या थी? धौली। दक्षिणी केंद्र संपा, जिसकी राजधानी थी जौगढ़। इसी संपा के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, या जौगढ़, यहाँ पर क्या है, एक उपराजकुमार की नियुक्ति की गई। कहाँ पर? संपा में, यानी जिसकी राजधानी क्या थी? जौगढ़। तो यह उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र आपको दोनों ध्यान रखने होंगे। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन कौन से 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए, इसको लेकर आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि तौसली को कलिंग की राजधानी बनाया तथा संपूर्ण कलिंग का प्रशासन तौसली के राजकुमार को सौंप दिया। किसको राजधानी बनाया कलिंग युद्ध के बाद? तौसली को, यानी उत्तरी केंद्र तौसली को, क्योंकि 2 प्रशासनिक केंद्र बनाए थे, उत्तरी केंद्र व दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र तो क्या है, राजधानी बन गया तौसली, जबकि दक्षिणी केंद्र था जो संपा, यहाँ पर क्या है, एक उपराजकुमार की नियुक्ति कर दी गई। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। यहीं पर आपको 2 महत्वपूर्ण नोट ध्यान रखने होंगे कि यूनानी इतिहासकार तौसली को परथलिस कहकर संबोधित करते हैं, यानी यूनानी इतिहासकार तौसली को क्या कहकर संबोधित करते हैं? परथलिस। दूसरा नोट आपको ध्यान रखना होगा, कलिंग विजय के साथ ही अशोक के साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई थी। यानी कलिंग विजय के साथ ही अशोक के साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? तो आपको याद रखना होगा 5। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, और जो भी स्टूडेंट क्लास रेगुलर कंप्लीट करता है वह कमेंट कर कर बताए कि सर मैं आपकी क्लास को कंप्लीट करता हूं, आप यह क्लास रेगुलर रखें। क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसमें से आप कुछ लोग आते हो, बीच में क्लास छोड़कर चले जाते हो। मुझे पढ़ने वाले ओनली 10 स्टूडेंट चाहिए। अगर 10 स्टूडेंट मेरी क्लास को रेगुलर कंप्लीट लेंगे, कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, और मुझे पता चल जाता है कौन सा स्टूडेंट कितनी टाइम मेरी क्लास को कवर करने का काम कर रहा है। तो आप 10 स्टूडेंट भी मेरी क्लास को कंप्लीट देख रहे हैं तो आपको यह सीरीज रेगुलर मिलती रहेगी। तो जो स्टूडेंट क्लास को कंप्लीट कर रहा है और हमारे साथ जुड़कर अपना सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट कर रहा है, विद नोट्स बना रहा है, वह साथ ही कमेंट करें कि सर मैं आपके साथ जुड़कर तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे भी तो पता चले कौन स्टूडेंट मेरे साथ जुड़कर इस क्विक रिवीजन श्रृंखला में अपना कंप्लीट कोर्स करने का काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप कमेंट कर कर अपना रिप्लाई जरूर देंगे। तो साथियों बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। उसके बाद आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखने होंगे। क्या? अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि तिब्बती लेखक हुए थे कौन? तारानाथ। तारानाथ ने अशोक के द्वारा उसके केवल 6 भाइयों की हत्या का उल्लेख किया है। वहीं आपको नोट ध्यान रखना होगा कि अहरोरा अभिलेख यह कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो इस अहरोरा अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपनी 256 रातें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में बिताई। ऐसा उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अहरोरा अभिलेख, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा उत्तराधिकारी संघर्ष के कारणों को लेकर, यानी उत्तराधिकार संघर्ष का कारण। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा
कि बिंदुसार ने अपने अंतिम समय में अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु बिंदुसार की मंत्रिपरिषद अशोक के पक्ष में थी। यानी बिंदुसार के द्वारा क्या है, अपने बड़े पुत्र सुसीम को क्या है, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन बिंदुसार की जो मंत्रिपरिषद थी वह किसके पक्ष में थी, अशोक के पक्ष में थी। वहीं आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सारनाथ लेख के अनुसार नेपाल अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। यानी सारनाथ लेख के अनुसार क्या है, नेपाल अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था। तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य का हिस्सा था, किस लेख के अनुसार, कहाँ पर विवरण मिलता है, सारनाथ लेख में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था, चारुमती। इस चारुमती का विवाह नेपाल के शासक देवपाल के साथ किया। किसके साथ किया, नेपाल के शासक देवपाल के साथ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक की पुत्री कौन थी, चारुमती। इस चारुमती ने नेपाल में देवपाटन नामक नगर की स्थापना की, जबकि अशोक ने स्वयं ललित पाटन नामक नगर बसाया। यानी अशोक के द्वारा कौन सा नगर बसाया गया, ललित पाटन। और अशोक की पुत्री चारुमती के द्वारा कौन सा नगर बसाया गया, देवपाटन नगर। कहाँ पर, नेपाल में। आपको ध्यान रखना होगा अशोक ने नेपाल विजय राजा बनने से पूर्व ही कर ली थी। यानी अशोक के द्वारा नेपाल विजय कब की गई थी, तो शासक बनने से पूर्व में ही कर ली गई थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि अशोक की रानियों के बारे में। यानी अशोक की रानियों के नाम मिलते हैं असिंधमित्रा व तिस्सरचिता। इस रानियों के बारे में बात करें उससे पहले आपको एक नोट ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार ने बोधि वृक्ष के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का अलंकरण पीपल के पत्र पर करवाया जाता है। उसके बाद बात करें अशोक की रानियों के बारे में, तो असिंधमित्रा व तिस्सरचिता। बात करते हैं तिस्सरचिता को लेकर, तो तिस्सरचिता ने क्या किया, कुणाल को अंधा करवा दिया। वही तिस्सरचिता के द्वारा क्या है, बोधि वृक्ष कटवाया गया। इस बोधि वृक्ष से लेकर भी आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो बात करते हैं बोधि वृक्ष को लेकर। तो बोधि वृक्ष में सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वप्रथम बोधि वृक्ष की एक टहनी स्वयं कटवाकर अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा के साथ श्रीलंका भिजवाई। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा, दूसरी बार बोधि वृक्ष को तिस्सरचिता ने कटवाया। यानी पहली बार बोधि वृक्ष को किसके द्वारा कटवाया गया, अशोक के द्वारा। दूसरी बार किसके द्वारा करवाया गया, अशोक की रानी तिस्सरचिता ने कटवाया। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा बोधि वृक्ष के बारे में कि ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में ही पुष्यमित्र शुंग ने बोधि वृक्ष को कटवाया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा बोधि वृक्ष के बारे में, ईसा की छठी शताब्दी में बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको बोधि वृक्ष के बारे में ध्यान रखना होगा कि 18वीं शताब्दी में एक भयंकर तूफान में बोधि वृक्ष पूर्णतः जड़ सहित उखड़ गया। तब संभवतः 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम ने बोधि वृक्ष की एक टहनी मंगवाकर इसे पुनः स्थापित करवाया। तो साथियों, हमने पहले बात की बोधि वृक्ष के बारे में। उसके बाद बात की हमने अशोक की रानियाँ कौन कौन सी थी, असिंधमित्रा व तिस्सरचिता, पद्मावती व देवी। कौन कौन सी रानियों के नाम मिलते हैं, पद्मावती व देवी। तो तिस्सरचिता ने क्या है, बोधि वृक्ष को कटवाया था और कुणाल को क्या है, अंधा करवा दिया गया। किसके द्वारा, तिस्सरचिता के द्वारा। तो तिस्सरचिता ने क्या है, बोधि वृक्ष को कटवाया। फिर हमने बात की बोधि वृक्ष को लेकर जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जो भी आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में। अब बात करें कि अशोक की तीसरी रानी कौन थी, पद्मावती। इसी पद्मावती का पुत्र कौन था, कुणाल। इसी कुणाल को अशोक की किस रानी के द्वारा अंधा करवा दिया गया, तो आपको आंसर देना है तिस्सरचिता के द्वारा। चौथी रानी का विवरण मिलता है कौन, देवी। कौन सा नाम मिलता है, देवी। यह देवी कहाँ की थी, विदिशा की। और इसी देवी से अशोक को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, महेंद्र व संघमित्रा। यानी एक पुत्र प्राप्त हुआ, कौन, महेंद्र व संघमित्रा। आपको ध्यान रखना होगा अशोक की किस पत्नी के महेंद्र व संघमित्रा नामक पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए, तो आपको आंसर देना होगा देवी। बात करें अशोक की 5वीं रानी के बारे में, तो अशोक की 5वीं रानी का विवरण में मिलता है कारुबाकी या चारुबाकी। किस नाम से इसका उल्लेख किया गया है, कारुबाकी व चारुबाकी। इस चारुबाकी के पुत्र का नाम क्या था, तीवर।
यानी अशोक का एक पुत्र था तीवर, वह किस रानी से उत्पन्न हुआ? तो आपको ध्यान रखना होगा कारुवाकी या चारुवाकी। इस कारुवाकी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि अभिलेखों में वर्णित एकमात्र रानी व पुत्र कौन कौन से? कारुवाकी व तीवर। इसे क्या किस नाम से जानते हैं? कौशाम्बी अभिलेख, यानी रानी का अभिलेख के नाम से हम जानते हैं, जिसमें हमें किसका विवरण मिलता है? इस कारुवाकी व या चारुवाकी या तीवर का उल्लेख मिलता है। तो साथियों हमने बात की अशोक की रानियों के बारे में। अशोक की रानियों में हमें 4-5 नाम मिले। पहला हमने देखा असिन्धमित्रा, दूसरा देखा तिस्रक्षिता। इस तिस्रक्षिता के द्वारा क्या है? कुणाल को अंधा करवाया गया। तीसरी रानी मिली हमें पद्मावती, इसी पद्मावती का पुत्र था कौन? कुणाल। इसी कुणाल को किसके द्वारा अंधा करवाया गया? तिस्रक्षिता के द्वारा। और तिस्रक्षिता के द्वारा क्या है? बोधि वृक्ष को कटवाया गया। फिर हमने बात की बोधि वृक्ष को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तीसरी रानी मिली हमें पद्मावती, पद्मावती का पुत्र कौन था? कुणाल। चौथी रानी मिली हमें देवी, इसी देवी से क्या है? महेंद्र व संघमित्रा नामक पुत्र पुत्री उत्पन्न हुए किसको? अशोक को। पांचवी रानी हमने देखी कारुवाकी या चारुवाकी, इससे अशोक को कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ? तीवर। इसी कारुवाकी या चारुवाकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख हमें अशोक के अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख से मिलता है। इसी कौशाम्बी अभिलेख को हम किस नाम से जानते हैं? रानी का अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो साथियों बात करें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। अब बात करते हैं अशोक के नामों को लेकर। तो अशोक के कौन कौन से नाम मिलते हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक के अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रिय व देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है अभिलेखों में? अशोक को। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक का नाम अशोक कौन कौन से अभिलेखों से मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ से मिलता है? गुर्जरा अभिलेख जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मास्की अभिलेख जो कि कहाँ पर स्थित है? रायचूर कर्नाटक में। नेटूर अभिलेख कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। उदयगुलम जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। इसने लघु शिलालेखों में अशोक का नाम क्या है? अशोक मिलता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले हमने बात की अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय व देवनाम प्रियदर्शी। उसके बाद हमने बात की अशोक का नाम अशोक कौन कौन से शिलालेखों में मिलता है? तो आपको ध्यान रखना होगा गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उदयगुलम, इन सभी शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके बाद बात की हमने कि महाराज कुमार, इस अशोक के लिए महाराज कुमार नाम का प्रयोग कौन से अभिलेख में किया गया है? तो आपको ध्यान रखना होगा पंडगुरिया अभिलेख जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। पंडगुरिया अभिलेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका अशोक के लिए क्या मिलता है? महाराज कुमार। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कंगनहल्ली कर्नाटक से प्राप्त अशोक की एक पाषाण प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख में अशोक के लिए राणा राज्य अशोक शब्द लिखा हुआ मिला है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक की एक पाषाण प्रतिमा कहाँ पर मिली है? तो आपको ध्यान रखना होगा कंगनहल्ली कर्नाटक में। साथियों यही प्रश्न सेम टू सेम आपसे स्कूल व्याख्याता 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसी कंगनहल्ली कर्नाटक से अशोक की पाषाण प्रतिमा मिली है। इसी पाषाण प्रतिमा पर एक उत्कीर्ण लेख है, उसमें अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राणा राज्य अशोक नामक शब्द उत्कीर्ण मिलता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि ब्राभू से एक प्राप्त लघु शिलालेख मिला है। ब्राभू यानी बैराठ जयपुर में। तो इस ब्राभू से प्राप्त लघु शिलालेखों से मगधाधिराज यानी मगधाधिराज शब्द मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक का ब्राभू से जो शिलालेख मिलता है या लघु शिलालेख मिला है उसमें अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको सीधा ध्यान रखना होगा मगधाधिराज। वहीं पर बात करें बुद्ध शाक्य को लेकर, तो अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य किस शिलालेख में कहा है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। तो साथियों यह तो हमने बात की अशोक के नामों को लेकर। यहाँ से कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको सभी पॉइंट ध्यान रखने होंगे कि अशोक के अभिलेखों में कौन सा नाम मिलता है? देवनाम प्रिय व देवनाम प्रियदर्शी। फिर बात करिए अशोक का नाम अशोक कौन कौन से शिलालेखों या लघु शिलालेखों में मिलता है? तो गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उदयगुलम। उसके बाद बात की हमने महाराज कुमार नाम कहाँ पर मिलता है? पंडगुरिया अभिलेख मध्य प्रदेश में। बात की हमने अशोक की एक पाषाण प्रतिमा कहाँ से मिली है? कंगनहल्ली कर्नाटक से। इसी पाषाण प्रतिमा पर एक उत्कीर्ण लेख है जिसमें अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राणा राज्य अशोक शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर हमने बात की ब्राभू शिलालेख को लेकर, यानी ब्राभू लघु शिलालेख को लेकर, इसमें अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मगधाधिराज। उसके बाद बात की हमने कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य किस शिलालेख या किस लघु शिलालेख में कहा है?
तो आपको ध्यान रखना होगा कि मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध साक्ष्य कहा है। अब बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा अशोक का बौद्ध धर्म। इस अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में हम एक एक पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट ध्यान रखना होगा कि राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रारंभिक धर्म शैव धर्म था। यह पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अशोक प्रारंभिक समय में किस धर्म से प्रभावित था। तो राजतरंगिणी के अनुसार अशोक का प्रारंभिक धर्म कौन सा था? शैव धर्म था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वैनसांग के अनुसार अशोक ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर को बौद्ध संघ को दान में दे दिया तथा यहाँ उसने 500 विहार व स्तूपों का निर्माण करवाया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि वैनसांग के अनुसार झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की, परंतु वैनसांग ने श्रीनगर को पंद्रेनाथ कहकर संबोधित किया है। यानी वैनसांग उल्लेख करता है कि अशोक के द्वारा झेलम नदी के तट पर किसकी स्थापना की? श्रीनगर नामक नगर की। लेकिन श्रीनगर को वैनसांग किस नाम से संबोधित करता है? तो श्रीनगर को किस नाम से संबोधित करता है? तो पंद्रेनाथ के नाम से संबोधित करता है। तो सबसे पहले आपको हमने 2 पॉइंट बताए, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे कि राजतरंगिणी के अनुसार अशोक प्रारंभिक समय में कौन से धर्म से प्रभावित था। तो आपको ध्यान रखना है शैव धर्म से। वैनसांग उल्लेख करता है कि अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि महावंश के अनुसार अशोक भी अपने पूर्वजों की भांति ब्राह्मण धर्म यानी शैव धर्म का अनुयायी था तथा प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासनकाल के 17वें व 18वें वर्ष तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। यानी महावंश में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने पूर्वजों की भांति कौन सा धर्म अपनाया या कौन से धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म यानी शैव धर्म का अनुयायी था। वह क्या है? प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को क्या है? भोजन करवाता था। इसी महावंश में हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक के द्वारा अपने शासनकाल के 17वें व 18वें वर्ष में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय में की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है अशोक के समय में। वहीं आपको एक नोट ध्यान रखना होगा, नोट में ध्यान रखना है कि तारानाथ ने अशोक को वज्रयान शाखा से यानी बौद्ध धर्म की तंत्र मंत्र से संबंधित शाखा थी। कौन सी? वज्रयान शाखा। तो तारानाथ ने अशोक को वज्रनाथ शाखा से तथा मातृ देवी का उपासक बताया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रोध कौन था? सुसीम का पुत्र था। सुसीम कौन था? अशोक का भाई। तो दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के 4थे वर्ष निग्रोध नामक बालक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, परंतु वह मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर पूर्णतः बौद्ध हो गया। आपको यह पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है, यह हाईलाइट हो रखा है, तो आपको भी पता है यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। आपको ध्यान रखना होगा कि दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक क्या है? अपने शासनकाल में के 4थे वर्ष निग्रोध नामक बालक से बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे, लेकिन वह पूर्णतः बौद्ध धर्म को कब अपनाया? किसके प्रभाव में आकर अपनाया? तो आपको याद रखना होगा कि मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर अशोक क्या है? पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। बात करें साथियों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आपको ध्यान रखना होगा कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक बाल पंडित यानी समुद्र के बाल पंडित का अन्य नाम क्या मिलता है? समुद्र। तो बौद्ध ग्रंथ था कौन सा? दिव्यावदान। इसी दिव्यावदान में उल्लेख मिलता है कि अशोक बाल पंडित के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हुआ और अंततः उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म से पूर्णतः दीक्षित किया। तो यह दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे। दोनों फैक्टों को देकर भी आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। आपको बौद्ध धर्म के अशोक के धर्म के प्रमाण के बारे में ध्यान रखना होगा। इसका प्रमाण कहाँ में मिलता है? तो अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण ब्राभु लघु शिलालेख है। यानी अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा शिलालेख है? ब्राभु लघु शिलालेख। इसी ब्राभु शिलालेख की खोज कब की गई? तो कई जगह मिलता है 1836-37,
कई जगह 1840 मिलता है, तो आपको ध्यान रखना होगा 1840 में। और यह भ्राभू शिलालेख वर्तमान में क्या है, कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। बात करें भ्राभू शिलालेख के बारे में, तो भ्राभू शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है। यानी अशोक बुद्ध धम्म व संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है अपने कौन से शिलालेख में, भ्राभू शिलालेख में। और यही भ्राभू शिलालेख अशोक का सबसे बृहद शिलालेख है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अशोक का सबसे बृहद शिलालेख है, तो आपको आंसर देना होगा भ्राभू शिलालेख। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर कि भ्राभू शिलालेख के बारे में एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने इस लघु शिलालेख में सात बौद्ध ग्रंथ का अंकन करवाया। आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने अपने कौन से लघु शिलालेख में 7 बौद्ध ग्रंथ का अंकन करवाया था, तो आपको आंसर देना है भ्राभू शिलालेख में। उसके बाद बात करें रुमिनदेही अभिलेख को लेकर, यह महत्वपूर्ण अभिलेख है, इससे कई बार प्रश्न सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आपको भी ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा हमें प्रश्न देखने को मिलता है। तो रुमिनदेही अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो यह नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। रुमिनदेही अभिलेख के बारे में पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की तथा लुम्बिनी ग्राम को धार्मिक कर यानी कौन सा था, बलि, इसे धार्मिक कर से मुक्त घोषित कर दिया। यानी रुमिनदेही अभिलेख में हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष किसकी यात्रा की, बोध गया की, और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष किसकी यात्रा की, लुम्बिनी ग्राम की। इस लुम्बिनी ग्राम की जब अशोक के द्वारा यात्रा की गई तो इस लुम्बिनी ग्राम में जो धार्मिक कर लगता था, कौन सा, बलि नामक धार्मिक कर, इस लुम्बिनी ग्राम को अशोक के द्वारा क्या है, इस धार्मिक कर से मुक्त कर दिया तथा भूमिकर था, एक भूमिकर को कौन से नाम से जानते हैं, भाग। इस भूमिकर को घटाकर अशोक ने जो पहले 1/6 लगता था उसे 1/8 भाग कर दिया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक ने लुम्बिनी में भूमिकर कौन से वर्ष कम किया, तो आपको आंसर देना होगा 20वें वर्ष, क्योंकि 20वें वर्ष ही लुम्बिनी की यात्रा की गई थी अशोक के द्वारा। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने धार्मिक कर एवं भूमिकर को, धार्मिक कर को तो हटा दिया व भूमिकर को कम कर दिया। यानी धार्मिक कर व भूमिकर के बारे में उल्लेख हमें किस अभिलेख से मिलता है, रुमिनदेही अभिलेख से। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक की लुम्बिनी यात्रा का उल्लेख मिलता है कौन से अभिलेख में, रुमिनदेही अभिलेख में। और यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है, यह मात्र एक ऐसा अभिलेख है जिसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था तथा बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की, कर व्यवस्था की तथा बुद्ध के जन्म की जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है, तो आपको आंसर देना होगा रुमिनदेही अभिलेख। उसके बाद आपको रुमिनदेही अभिलेख के बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक ने शासनकाल के 20वें वर्ष निगलवी सागर की यात्रा की तथा निगलवी सागर अभिलेख के अनुसार शासनकाल के 14वें वर्ष कनक मुनि स्तूप का संवर्धन यानी पुनः संचित करवाया। यानी कनक मुनि स्तूप को पुनर्निर्माण कब करवाया, 14वें वर्ष में। इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, निगलवी सागर अभिलेख से। अब साथियों बात करें अगले पॉइंट के बारे में, अशोक के धम्म को लेकर। यानी अशोक का धम्म आपको ध्यान रखना होगा, इस अशोक के धम्म से भी कई बार आपसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलती है। तो इसमें आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक द्वारा जनता के नैतिक उत्थान हेतु जो संहिता प्रस्तुत की गई उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। यानी अशोक द्वारा जनता के नैतिक उत्थान हेतु जो संहिता प्रस्तुत की गई उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। तो यह धम्म की परिभाषा हो गई। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर भंडारकर के अनुसार अशोक का उपजाऊ अशोक का उपासक, यानी इसे हम एक बार पुनः देख लेते हैं कि डॉक्टर भंडारकर के अनुसार अशोक का उपासक धर्म कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म था, जबकि फिलिट महोदय ने बौद्ध धर्म को अशोक का राज धर्म बताया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अशोक ने धम्म की परिभाषा बौद्ध धर्म ग्रंथ दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र यानी सिगालवाद सूत्र में से ली है। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली है, तो बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा
कि अशोक के दम का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तो उसके दूसरे स्तंभ लेख में व 7वें स्तंभ लेख में हमें क्या मिलता है, अशोक के दम का उल्लेख मिलता है। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक ने अपने दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दम का उल्लेख किया है। यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अशोक के दम का उल्लेख हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना होगा कि अशोक ने अपने दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में धम्म का उल्लेख किया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि दूसरे स्तंभ लेख में अशोक ने लिखा है कि धम्म साधु कियमी च धम्मति, यानी धर्म अच्छा है, धम्म क्या है। दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में पुनः इसका उत्तर देते हुए लिखता है कि उपासनवे यानी पापों से मुक्ति, बहुज्ञान यानी बहुत से लोगों का कल्याण, दयानाद यानी दया और दान, माधवे साधवे यानी वाणी की मधुरता व्यवहार की मधुरता, सची सोयते यानी शुद्धता व सत्यता, चा धम्मति यानी ही दम्य। यानी इसने क्या है, अशोक के बारे में सीधा आपको यह चारों पांचों बातें ध्यान नहीं रखनी है, आपको सीधा ध्यान रखना है कि अशोक के धम्म का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दूसरे व 7वें लघु स्तंभ लेख में, यानी दूसरे व 7वें लघु स्तंभ लेख में क्या मिलता है, धम्म की परिभाषा। उसके बाद आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि सांची, सारनाथ, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेखों में संघ भेद रोकने की बात कही गई है। आपको यह नोट, जो भी नोट लिखे हों वह तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह घोंटने होंगे, बहुत अच्छी तरह याद करने होंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सांची, सारनाथ, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेखों में संघ भेद रोकने की बात कही गई है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखना होगा अशोक द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म के प्रचारकों के बारे में, कि अशोक के द्वारा कौन सी देश में, कौन सी जगह पर कौन सा अपना बौद्ध धर्म का प्रचारक भेजा गया। इसको भी लेकर, मिलाने को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चाहे आपको नेट का एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, किसी भी स्टेट के पीजी का, या राजस्थान में जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम होता है उसमें एक बार यह प्रश्न पूछा गया है स्कूल व्याख्याता में, तो मिलाने को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा सबसे पहले कौन, मध्य तक, यह कहाँ पर भेजा गया, कश्मीर व कांधार में। महादेव कहाँ पर भेजा, महेश मंडल यानी मैसूर में। महारक्षित कहाँ पर भेजा, यवन में। महाधर्मरक्षित कहाँ पर भेजा, महाराष्ट्र में। मध्यम कहाँ पर भेजा, हिमालय में। महेंद्र व संघमित्रा को कहाँ पर भेजा, श्रीलंका में। और धर्मरक्षित को कहाँ पर भेजा, अपरांतक यानी पश्चिमी भारत में। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा रक्षित कहाँ पर भेजा, बनवासी यानी उत्तरी कन्नड़ में। सोन व उत्तरा को कहाँ पर भेजा, स्वर्ण भूमि में। तो आपको यह हाईलाइट दिख रहे हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि इनसे प्रश्न सभी से पूछा गया है। तो यह वे सभी फैक्ट आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह कवर करने होंगे, और आपको याद रखना होगा इन 4 को देकर और 4 जगह को देकर, मिलाने को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने गया। वहीं श्रीलंका के शासक तिस्य ने, यानी श्रीलंका के शासक कौन, देवनामप्रिय तिस्य ने भतीजे अरिट्ठा को श्रीलंका, यानी आपको ध्यान रखना होगा, एक बार इसी लाइन को पुनः देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा डाउट हो गया था बीच में। तो आपको ध्यान रखना होगा नोट कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को छोड़ने कहाँ तक गया था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक। वहीं पर एक श्रीलंका के शासक हुए थे तिस्य, तिस्य के द्वारा भी कौन सी उपाधि धारण की गई, देवनाम प्रिय की। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक के अलावा किसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। तो आपको ध्यान रखना होगा कि श्रीलंका के शासक तिस्य ने भी कौन सी उपाधि धारण की थी, देवनाम प्रिय की। तो श्रीलंका के शासक तिस्य ने अपने भतीजे अरिट्ठा को अशोक के दरबार में भेजा था। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा नेक्स्ट नोट कि श्रीलंका के शासक तिस्य को भी देवनाम प्रिय की उपाधि प्राप्त थी, जबकि अशोक के पुत्र था कौन, दशरथ। इस दशरथ को भी यह उपाधि प्राप्त थी, और यह दशरथ कौन था, आजीवक धर्म का अनुयायी था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि दशरथ कौन से धर्म का अनुयायी था, तो आपको आंसर देना होगा आजीवक धर्म का अनुयायी था। और इसी दशरथ को मौर्य काल का दूसरा अशोक भी कहा जाता है। और यह दशरथ कौन था, यह कुणाल का पुत्र था, यानी अशोक का पुत्र था कुणाल और कुणाल का पुत्र था दशरथ। और इस दशरथ के द्वारा भी कौन सी उपाधि धारण की गई, देवनाम प्रिय की। और एक श्रीलंका के शासक हुए थे तिस्य, इसे तिस्य के द्वारा भी कौन सी उपाधि धारण की गई, देवनाम प्रिय की। और एक मौर्यकाल का महान शासक हुआ था कौन, अशोक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो इस अशोक के द्वारा भी कौन सी उपाधि धारण की गई? देवनाम प्रिय की। तो आपको ध्यान रखना होगा कि देवनाम प्रिय की उपाधि किन किन के द्वारा धारण की गई? तो श्रीलंका के शासक तिस्य के द्वारा भी उपाधि धारण की गई, और अशोक के पुत्र था यानी पौत्र यानी नाती, इस पौत्र का नाम था दशरथ, इस दशरथ के द्वारा भी कौन सी उपाधि धारण की गई? देवनाम प्रिय की। और यह दशरथ था वह किस धर्म से संबंधित था, किस धर्म का अनुयायी था? तो यह किस धर्म से अनुयायी था? आजीवक धर्म का अनुयायी था। और मौर्य काल का दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर देना होगा दशरथ। और यह दशरथ कौन था? अशोक के पुत्र था कुणाल, और इस कुणाल का पुत्र कौन था? दशरथ। अब बात करें अगले पॉइंट को लेकर, तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, अशोक की मृत्यु के बाद शासक बना कौन? कुणाल। ऐसा विवरण हमें कहाँ मिलता है? वायु पुराण के अनुसार। और वही मत्स्य पुराण के अनुसार कौन शासक बना? दशरथ। और राजतरंगिणी के अनुसार जम्मू कश्मीर का शासक जालौक बना। यानी अशोक की मृत्यु के बाद शासक बना कुणाल, किसके अनुसार? वायु पुराण के अनुसार। मत्स्य पुराण के अनुसार दशरथ। व राजतरंगिणी के अनुसार मिलता है उल्लेख कि जम्मू कश्मीर का शासक कौन बना? जालौक बना। यह हाईलाइट दिख रहे हैं, तो यह सभी प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो आपको सभी प्रश्न ध्यान रखने होंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि दशरथ की मृत्यु के बाद संप्रति शासक बना। कौन शासक बना? दशरथ की मृत्यु के बाद संप्रति शासक बना। और संप्रति ने मगध की दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मगध की दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया किसके द्वारा? संप्रति के द्वारा, जो कि दशरथ की मृत्यु के बाद शासक बना था कौन? संप्रति। और इसी संप्रति के द्वारा क्या है? मगध की दूसरी राजधानी बनाई गई कौन? उज्जैन। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि जैन व बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति था। और यह संप्रति कौन था? कुणाल का अन्य पुत्र। और इस संप्रति को किसकी उपाधि प्राप्त थी? त्रिखंडाधिपति। यानी जैन व बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी संप्रति था, जिसे त्रिखंडाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। तो त्रिखंडाधिपति किसकी उपाधि थी? तो आपको ध्यान रखना होगा किसकी? संप्रति की। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि विसेंट स्मिथ के अनुसार कुणाल की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन दो भागों में हो गया। पूर्वी साम्राज्य का शासक कौन बना था? दशरथ। जबकि पश्चिमी भाग का शासक कौन बना था? संप्रति। ऐसा उल्लेख कौन करते हैं? विसेंट स्मिथ, जो कि एक महान इतिहासकार थे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, लास्ट पॉइंट, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको आंसर देना है बृहद्रथ था, जिसे उसके मंत्री पुष्यमित्र ने मारकर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसी बृहद्रथ की हत्या किसके द्वारा की गई? इसके एक मंत्री का नाम क्या था? पुष्यमित्र। और इस पुष्यमित्र के द्वारा बृहद्रथ की हत्या किए जाने के बाद मगध पर एक नवीन राजवंश की स्थापना की गई, जिस वंश को हम किस नाम से जानते हैं? शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो साथियों, हमने बात की मौर्यकालीन शासकों के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन को लेकर। किसको लेकर? मौर्यकालीन प्रशासन को लेकर। जो भी स्टूडेंट लास्ट समय तक मेरे से जुड़ा रहा है वह कमेंट कर बताए कि सर मैंने आपकी क्लास कंप्लीट देखी है और नोट्स भी बनाए हैं। यस, मैंने नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने आपकी की क्लास को कंप्लीट सुनने का काम किया है। तो साथियों, मेरा यही उद्देश्य है इस क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए भेजने का, कि जो भी स्टूडेंट पैसे देकर बड़ी कोचिंग नहीं ले सकता, घर से बाहर जाकर तैयारी नहीं कर सकता, ऑनलाइन भी कई टीचर के द्वारा कोर्स 10-10, 12-12, 7-7, 8-8, 15-15 हज़ार रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी 7,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है। मेरे द्वारा जो कंटेंट तैयार किया गया है यह भी राजस्थान की जानी मानी कोचिंग, आपको पता है, उत्कर्ष क्लासेज। उसी उत्कर्ष क्लासेज के यह क्लास नोट्स हैं जिनको पढ़कर मैंने सफलता हासिल की है, और इनका रिजल्ट इतना बेटर रहा कि मुझे लगा इन नोट्स को आपके लिए भी उपलब्ध करवाना चाहिए। और आप YouTube से जुड़कर भी तैयारी कर सकते हो, कोई आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और यह कंटेंट मुझे कम से कम काफ़ी सैकड़ों घंटों में मिला था, काफ़ी सैकड़ों घंटों की क्लासें ली, लेकिन इसी कंटेंट को, इतने घंटों के कंटेंट को मैं आपको कम से कम टाइम में उपलब्ध करवाने का काम कर रहा हूँ। यानी आज की क्लास मैंने जो आपको उपलब्ध करवाई है 45 मिनट के करीब, यही क्लास मैंने कम से कम 7-8 घंटे में कवर की थी। तो आपको पता है कि 10 घंटे के मैटर को मैं आपको 1 घंटे में उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो कितना मैटर को शॉर्ट कर रहा हूँ।
आपको पढ़ने एक ही होगा कि आपको ये नोट्स बनाने हैं, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वही आपको हाईलाइट करना है और साथ ही साथ इसका रिवीजन करना है। क्योंकि जब आपका एक स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन होगा, आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे कि सर मैंने आपके कंटेंट को पढ़कर, और वो भी बगैर शुल्क के, यानी यूट्यूब से आपसे जुड़कर मैंने सफलता हासिल की है। असली खुशी मुझे उस दिन होगी कि मेरे कंटेंट को पढ़कर कोई मेरा साथी, कोई मेरी भाई, कोई मेरी बहन, कोई मेरी ऐसी बहन जो हाउस वाइफ है, जो ज़्यादा टाइम क्लास को नहीं ले सकती, ना कहीं बाहर जा सकती है, ना ही कोई महंगा कोर्स खरीद सकती है, वह कम समय में चाहती है कि मैं अपना अच्छा कंटेंट तैयार करूं और उस कंटेंट को पढ़कर अपनी ज़िंदगी सफल करूं, यानी अपना जो सपना है स्कूल व्याख्याता बनने का, यानी टीचर बनने का, उसे पूर्ण करूं। तो जिस दिन आपका सपना पूरा होगा उस दिन आप मुझे ना चाहते हुए भी एक दिन याद करोगे कि सर मैंने आपके साथ जुड़कर तैयारी की, आपकी रिवीजन सीरीज जारी कंप्लीट करने का काम किया, आपकी जो ओल्ड इज गोल्ड सीरीज थी उसे भी कंप्लीट मैंने किया, और इन दोनों को पढ़कर ही मैंने सफलता हासिल की है। मेरा स्कूल व्याख्याता में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया है। साथियों, मैं आपको एक भरोसा देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट मेरी क्विक रिवीजन सीरीज को इन नोट्स को अच्छी तरह तैयार कर लेगा, और जो मैंने ओल्ड इज गोल्ड सीरीज, यानी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैं हर टॉपिक से विगत परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी एक साथ शॉर्ट में करवाने का काम कर रहा हूँ। इन दोनों सीरीज को आपने कंप्लीट पढ़ लिया, ना तो आपको आर्य गाइड पढ़ने की ज़रूरत है, ना तो आपको कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको कोई क्वेश्चन बैंक लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको ज़रूरत है आप इस मैटर को बार बार रिवीजन करें, बार बार तैयार करें। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस कंटेंट के साथ जुड़कर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इस इंसान के द्वारा हमारे लिए मेहनत की जा रही है तो आप एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपका रेस्पॉन्स क्या है, आपको इस क्लास से कितना फ़ायदा मिल रहा है, और आप इस क्लास को अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करने का काम अवश्य किया करें। तो साथियों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में मौर्यकालीन प्रशासन को लेकर, यानी मौर्यकालीन के प्रशासन को लेकर बात करेंगे। हमने अभी तक अपनी 3 क्लास में मौर्यकालीन स्रोतों से लेकर मौर्यकालीन एक एक शासक को लेकर कंप्लीट काम करने का काम किया है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में मौर्यकालीन प्रशासन को लेकर। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।